उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन एमवीए चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई और एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार बनी, उसके बाद से ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले नेताओं की लाइन लगी है। इस बात के संकेत तो तभी मिल गए थे जब विश्वास मत के दौरान कांग्रेस के कई विधायक सदन से गायब हो गए और एकनाथ शिंदे की सरकार आसानी से बहुमत प्रस्ताव पास कर चुकी थी। उसी वक्त से ये अंदाजा लग गया था कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल होंगे और अब बातें खुलकर सामने आने लगी हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। बीजेपी में शामिल होने के लिए बाला साहेब थोराट भी लाइन में हैं, लेकिन अभी इसमें पेंच है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। शिरसाट के मुताबिक कांग्रेस नेता अशोक चौहान आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस तरह की हलचल भी शुरू है। आने वाले दिनों में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे में उनके इस दावे को गंभीरता से देखा जा रहा है। संजय ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं के भीतर कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि अशोक चौहान और नाना पटोले की आपस में नहीं बनती, बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान की आपस में पटती नहीं। बीते कई दिनों से चल रहे घटनाक्रम के मुताबिक मुझे लगता है कि अशोक चौहान लोकसभा से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इतने बड़े नेता को कांग्रेस में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। संजय शिरसाट ने कहा कि वह निश्चित रूप से बीजेपी में शामिल होंगे, उनकी तरफ से प्रयास भी जारी है। संजय शिरसाट ने कहा कि बाला साहेब थोराट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि विखे पाटिल और थोराट का घनिष्ठ संबंध है। अगर विखे पाटिल कांग्रेस में जाते हैं तो थोराट बीजेपी में जाएंगे। हालांकि शिरसाट ने यह भी दावा किया कि अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है। इस दौरान संजय शिरसाट ने एमवीए और उद्धव सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि वज्रमूठ सभा में वज्र कहां था? ये कोई वज्रमूठ का वज्रपात नहीं है। शिरसाट ने कहा कि सभा के दौरान मंच पर एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता किनारे बैठे थे वह केवल उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाने के लिए बैठे थे। ये लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। शिरसाट ने कहा कि नाना पटोले कल बैठक में शामिल नहीं हुए। वह इतने बीमार थे कि बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन आज वह सूरत की अदालत में पहुंच गए। इसका मतलब आप खुद समझ जाइए कि क्या चल रहा है। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की खबर कोई पहली बार सामने नहीं आई है। इसके पहले भी इस तरह की खबरें कई बार मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंची हैं। हालांकि तब खुद चौहान ने इसका खंडन किया था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वह कांग्रेस में ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में न तो चुनाव हुए और न ही नतीजे आए, लेकिन सीएम बनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में तकरार अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ सिद्धरमैया हैं तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार। दोनों ही नेताओं के बीच अभी से तलवारें खिंच गई हैं। जाहिर है इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर भी दिखेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे डीके शिव कुमार के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से कुछ ऐसा ही संकेत दिया है। ये स्वीकार करते हुए कि वह और शिव कुमार दोनों ही शीर्ष पद के दावेदार हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि उनके प्रतिद्वंदी के पास मौका नहीं है। सिद्धरमैया ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। डीके शिव कुमार भी मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं। आलाकमान डीके शिव कुमार को सीएम पद नहीं देंगे। डीके शिव कुमार को जुलाई 2020 में दिनेश गुंडू राव की जगह राज्य की पार्टी का इकाई नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। ये पूछे जाने पर कि सीएम पद पर युवा व्यक्ति को मौका क्यों नहीं दिया जाता, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। इससे पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद दोनों नेताओं के बीच की खटास कुछ कम हुई होगी। दोनों की प्रतिद्वंदिता राज्य में उम्मीदवार के चयन को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि प्रत्येक पक्ष की संख्या मुख्यमंत्री पद पाने वाले को प्रभावित करेगी। कई ओपिनियन पोल में कांग्रेस की स्थिति को राज्य में बहुत बेहतर बताया गया है। हालांकि दोनों शीर्ष नेताओं में चल रही लड़ाई पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। साथ ही टिकट के लिए भी दोनों नेताओं के कार्यकर्ता आपस में उलझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को विजिटिंग कार्ड बनाकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमते हैं और इसी के आधार पर वे दावा करते हैं कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया दुनिया की बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इन दावों की पोल 9वीं और 11वीं कक्षा के रिजल्ट ने खोलकर रख दी।
और ये साबित हो गया कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में 9वीं और 11वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नतीजे चौंकाने वाले थे। महज 40 से 50% छात्र ही परीक्षा पास कर पाए और इन नतीजों को देखकर आम आदमी पार्टी की सरकार में हंगामा मच गया। आनन फानन में निर्देश दिए गए, शिक्षकों को छात्रों की कॉपीज फिर से लिखने के निर्देश दिए गए और 6 अप्रैल की डेडलाइन तय की गई है कि इस तारीख तक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर बेहतर रिजल्ट दिखाए जाएं। सूत्रों का कहना है कि बच्चों के रिजल्ट इस बार अनुमान के मुताबिक नहीं रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर सरकारी स्कूल्स की परीक्षा परिणाम 40% से 50% तक ही सीमित रहे हैं। यहां तक कि बड़ी संख्या में छात्रों के इस बार फेल होने की भी सूचना है। शिक्षा निदेशालय की ओर से दिल्ली के सरकारी स्कूल्स को 6 अप्रैल तक का समय दिया गया है और इसके बाद अंक सुधार कर शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अंकों का विवरण पुनः अपलोड किया जाएगा। सरकारी स्कूल्स के प्रधानाचार्य ने इस बात की जानकारी दी है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम अनुमान के मुताबिक नहीं रहे। शिक्षकों की तरफ से अपना पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अधिकांश सरकारी स्कूल्स के कुल परिणाम 40 से 50% तक ही सीमित रहे। सूत्रों का कहना है कि कक्षाओं में कुल बच्चों के पास होने की प्रतिशत में भी कमी देखी गई है। हर स्कूल के परीक्षा परिणाम अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बार कक्षा 9 और 11 का परीक्षा परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा है। प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना काल से ही स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई बहुत हद तक प्रभावित हुई है। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षकों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन 100% उनका सफल परिणाम आज भी देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा बहुत से स्कूल्स में बच्चों की गैर हाजिरी भी ऐसे परिणाम का मुख्य कारण रही। सूत्रों का कहना है कि दोबारा अंकों को अपडेट किए जाने वाले निर्णय को लेकर अब शिक्षकों ने खुद बच्चों को पास कराने के लिए कुछ कॉपीज लिखी। इसके अलावा परिणाम को दोबारा बेहतर करने के लिए अब शिक्षकों की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेता पीएम मोदी पर दुर्भावना से ग्रस्त होकर कार्रवाई किए जाने के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएम बदले की भावना से ग्रस्त होकर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के जरिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई के भ्रष्टाचार विरोधी इकाइयों से नाराज करीब 14 पार्टियां लामबंद होकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची हैं। ऐसे वक्त में G23 के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए आजाद ने कहा कि मैंने उनके साथ जो किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। वे बहुत उदार थे। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वह धारा 370 हो या CAA या हिजाब का मुद्दा। मेरे कुछ बिल पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन मुझे उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया, उसका बदला नहीं लिया। कांग्रेस के ग्रुप 23 के नेताओं के बीजेपी करीबी होने के आरोप पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह बकवास है। अगर G23 बीजेपी के प्रवक्ता थे तो उन्हें कांग्रेस में सांसद क्यों बनाया गया? उन्हें सांसद, महासचिव और पदाधिकारी क्यों बनाया है? मैं अकेला हूं जिसने पार्टी बनाई है, बाकी लोग अभी भी वही हैं। ये दुर्भावनापूर्ण, अपरिपक्व और बचकाना आरोप है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम आजाद ने पिछले साल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अपने त्याग पत्र में उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने इसके बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया था। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लोकसभा से अयोग्य होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूँ, चाहे वह राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद यादव या कोई अन्य सांसद या विधायक। एक तरफ एक जज ने फैसला सुनाया तो दूसरी तरफ सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग से कानून बनना चाहिए। अब सूरत कोर्ट में राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ जो अर्जी दायर की है उसका लब्बो-लुआब भी यही है कि अदालत को उनकी हैसियत के हिसाब से फैसला करना चाहिए। अपनी सबमिशन में राहुल गांधी के सबसे प्रमुख तर्कों में से कहा गया है, न्यायाधीश को कैसे उनके कद को उचित श्रेय देना चाहिए था। राहुल गांधी अपने सबमिशन में कहते हैं कि उम्मीद की जाती है कि ट्रायल जज 2 साल की सजा देने के परिणामों से अवगत होंगे। मतलब ये कि अनिवार्य अयोग्यता को लेकर इस तरह की अयोग्यता एक ओर मतदाताओं के जनादेश की अस्वीकृति और दूसरी ओर राजकोष पर भारी बोझ डालती है। इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि जज सजा के आदेश में इस प्रकृति के परिणाम का उल्लेख करेंगे।
दरअसल राहुल गांधी का ये कहना है कि न्यायाधीश उन्हें जो सजा सुना रहे हैं वो लोकतंत्र और जनमत के खिलाफ था। फिर से चुनाव कराए जाने की सूरत में राजकोष का घाटा बढ़ेगा, क्योंकि इससे राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिए न्यायाधीश को इस परिणाम के बारे में जानना चाहिए था। राहुल गांधी का तर्क ये कहने जैसा है कि एक उद्योगपति को उचित सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके व्यवसाय को नुकसान होगा। दरअसल राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं जो उनकी पार्टी के नेता उनके परिवार को लेकर कहते रहे हैं। कांग्रेस के बाहुबली नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने पर कहा था कि गांधी परिवार के अलग कानून होने चाहिए। तिवारी ने कहा था कि अगर कोर्ट ने राहुल गांधी के परिवार और उनकी पृष्ठभूमि पर विचार कर फैसला सुनाया होता तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसलिए राहुल गांधी के परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। राहुल का कुछ यही मानना है। राहुल गांधी और उनके परिवार के साथ साथ कांग्रेसियों का भी मानना है कि गांधी परिवार कानून से ऊपर है और न्यायपालिका को ही उनके समक्ष झुकना चाहिए। अपील में आगे कहा गया कि उचित सजा को लेकर संक्षिप्त जांच की गई। इसमें निचली अदालत ने पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिए बिना अधिकतम सजा देने का काम किया। अपील में उनके द्वारा दिए गए इन 2 तर्कों से साबित होता है कि उनके अभिजात वर्ग से ताल्लुक रखने को लेकर न्यायपालिका को हमेशा अवगत रहना चाहिए। राहुल गांधी इस बात से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं कि अदालत ने उन्हें मौका नहीं दिया और तुरंत कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया। जाहिर है राहुल गांधी अपने कद के बारे में न्यायालय को बताना चाह रहे थे। Your report, News of India. 2 मंत्रियों के जेल पहुंच जाने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद चौतरफा घिर गए हैं, तो उन्होंने पीएम मोदी को अनपढ़ और न जाने क्या क्या कह डाला। पीछे घोटाला मामले में जेल की हवा खाकर लौटे संजय राउत भी ऐसे ही सवाल करने लगे हैं। कोई अपने भ्रष्टाचार की डिग्री छुपाए बैठे है तो कोई घोटाले को, लेकिन सबकी दिलचस्पी अचानक पीएम मोदी की डिग्री में पैदा हो गई। ऐसे ही नेताओं को एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने निशाने पर लिया और उन्होंने जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता ने नरेंद्र मोदी के करिश्मे से बीजेपी को वोट दिया और डिग्री देखकर नहीं। अजीत पवार ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से डिग्री कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बहस छिड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी से दिल्ली के मुख्यमंत्री को पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश भी दे दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस आदेश के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने दिल्ली के सीएम पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और इसे जानबूझकर विवाद पैदा करने वाला मुद्दा करार दिया। इसके बाद से ही विपक्ष के नेता पीएम मोदी की डिग्री को लेकर लगातार हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर भी अभियान छिड़े हुए हैं। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए नरेंद्र मोदी के करिश्मे को श्रेय दिया है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि देश के युवाओं के लिए बेरोजगारी और महंगाई प्रधानमंत्री की एकेडमिक डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अजीत पवार ने विपक्ष की ओर से पीएम की डिग्री का मुद्दा उठाए जाने को लेकर सवाल किया और कहा कि क्या 2014 में जनता ने उनको डिग्री देकर वोट दिया था। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक करिश्मा किया था जो बीजेपी के पास नहीं था। अजीत पवार ने कहा कि इसके लिए नरेंद्र मोदी साहब को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिग्री का क्या है, हमारे लोकतंत्र में संसद के भीतर बहुमत महत्वपूर्ण है। जिसके पास 543 सीटों में बहुमत है वही चीफ होगा। अजीत पवार ने आगे महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कुल 288 में से जिसे 145 से 146 सीटें मिलेंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल सेक्टर में प्रैक्टिस करने के लिए व्यक्ति को MBBS या कोई समकक्ष डिग्री चाहिए होती है, लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अजीत पवार ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य जरूरी सेवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस पर कोई भी व्यक्ति चर्चा करना नहीं चाहता। उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दे, अलग अलग सरकारी विभागों में रिक्त 75,000 सीटों पर भर्तियों के साथ ही किसान और मजदूर से जुड़े मुद्दों की भी चर्चा की और कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन सबसे अधिक डिग्री के मुद्दे पर महत्व देने की जरूरत है। Your report, News of India.